हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। चलिए हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन अकाउंट्स वन की। अच्छा, और इसके अंदर हमारा जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मैंने क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। उसमें पहला होमवर्क मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन नंबर 13 में। आइए जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 2,14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। कितना है ये आपका? 200 लाख रुपए का है। लेस कॉल्स इन एरिया ₹20 पर शेयर, 4 लाख का। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कितना शेयर्स पे आपको कॉल्स इन एरिया, कितने शेयर्स पे कितने रुपए का कॉल्स इन एरिया है बेटा? 4 लाख का। डिवाइडेड बाय, अगर मैं 20 करता हूँ तो इट मीन्स मेरे पास में नंबर ऑफ, ये क्या है आपके पास में? 20,000। 20,000 आपके पास में क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। 20,000 क्या आ गए आपके पास में? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कि इन 20,000 पे आपको कॉल्स इन एरिया है, इन 20,000 पे आपको लास्ट कॉल्स नहीं मिली हुई है। ओके, टोटल कितने शेयर्स थे आपके पास में? 2 लाख शेयर्स थे। टोटल कितने शेयर्स थे आपके पास में? 2 लाख शेयर्स थे। 2 लाख में से 20,000 चले जाते हैं तो पीछे कितने रहे आपके पास में? 1,80,000। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1,80,000 हमारा क्या है? फुल्ली पेड अप है। 1,80,000 हमारा क्या है बेटा? फुल्ली पेड अप है। दिस इज माई फुल्ली पेड अप। तो अब अगर आपको पता हो तो रिडेम्पशन तभी होता है जब आपका फुल्ली पेड अप शेयर होता है। रिडेम्पशन तभी होता है जब आपका फुल्ली पेड अप शेयर होता है। क्वेश्चन में देखेंगे कि इन बाकी ये 20,000 शेयर्स पे जो 4 लाख रुपए का कॉल्सिंग एरियर है, ये हमें मिला है या नहीं मिला है। अगर ये नहीं मिला है तो फिर इनको 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 हम रिडीम नहीं करेंगे, इनको हम रिडीम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? और इसके रिडेम्पशन के लिए हम कार्यवाही भी नहीं करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं सब आगे क्या कहता है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पर कॉल्ड अप। अच्छा साहब, 10 लाख रुपए, 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये ईच के। और उसमें कितना कॉल्ड अप है? ₹8 पर कॉल्ड अप है, यानी कि अभी 2 रुपये अनकॉल्ड अप है। और इसमें कॉल्स इन एरियर भी है, और कॉल्स इन एरियर है आपका 20,000, एंड कॉल्स इन एडवांस भी है, वो है कितना आपका? 10,000। कॉल्स इन एडवांस भी कितना है आपका? 10,000। ओके, और कुल मिला के ये बाहर कितना आपका? 79,90,000 ये बाहर आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका? 5,10,000। दोस्त एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए अब सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ काम का नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेक्शन 133 वाली कंपनीज जो होती हैं, सेक्शन 133 वाली कंपनीज होती हैं। अच्छा, सेक्शन 133 वाली कंपनीज कौन सी होती हैं? ज़रा एक मिनट में देखूँ आपके सामने, मैं स्क्रीन पे ओपन करता हूँ सेक्शन 133। ये सेक्शन 133 मैंने ओपन किया हुआ है। सेक्शन 133 कंपनीज क्या कहता है? सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी addendum thereto, as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India, constituted under Section 3 of the Chartered Accountant Act 1949, in consultation with and after examination of the recommendation made by the National Financial Reporting Authority। ये क्या कह रहा है? सेक्शन 133 क्या कह रहा है? मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। सेक्शन 133 ये कहता है कि क्या होता है, आप हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन्हीं किन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, तो वो एप्लीकेबल, वो मैंडेटरी होते हैं। वो मैंडेटरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेक्शन 133 की, बिकॉज ऑफ 133 वो सेक्शन, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और गवर्नमेंट भी क्या करती है, देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड को इश्यू करती हैं, और उसको मैंडेशंस लगाना, उसको कौन सी कंपनी पे लगेगा, मैंडेटरी होगा, वह सेक्शन 133 का काम होता है। हाँ जी, तो वह सेक्शन 133 के अंदर क्या लिखा गया है कि गवर्नमेंट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करती है, और उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली वो उस पर स्टैंडर्ड को पर्टिकुलर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल करती है। तो जिन कंपनीज पे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, जिन कंपनीज पे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, वह कंपनी क्या होती है? वह कंपनी हमारी सेक्शन 133 वाली कंपनी में आ जाती है। वह सेक्शन हम कौन सी कंपनी में आ जाती है? हमारी 133 वाले सेक्शन वाली कंपनीज में आ जाती है। तो उसके लिए, और सेक्शन 133 जो है, अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 133 क्या है बेटा? सेक्शन 133 के अंदर अगर मैं बात कहता हूँ, सेक्शन 133 के अंदर जो भी कंपनीज है, उन कंपनीज के अंदर यदि रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देना है, तो उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करते हैं? एग्जिस्टिंग रिजर्व और सरप्लस से करते हैं। उसकी व्यवस्था कहाँ से करते हैं? एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस से करते हैं।
और अनटिल अनलेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी लिखा हुआ है कि हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में भी लिखा हुआ है कि हम उसको क्या मानेंगे, सेक्शन 133 वाली कंपनी ही मानेंगे। और सेक्शन 133 कंपनीज के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी बैलेंस होता है उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। मेरी बात आपको समझ में आती है? तो हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सेक्शन 133 की क्लॉज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्लियर है साहब? अच्छा, सेक्शन 133 के अंदर प्रीमियम की व्यवस्था, सेक्शन 133 के अंदर जो कंपनीज आती है उनकी यदि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है तो उनके प्रीमियम की व्यवस्था एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व से की जाती है। ये कहाँ पे लिखा है? ये सेक्शन 55 में लिखा है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है। समझ में आ रही है ये बात? चलिए एक बार मैं, हाँ जी ये आपको समझ में आया। चलिए एक बार मैं आपको इसका ये सिक्योरिटी प्रीमियम का एक बार मैं आपको क्लॉज और पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। चलिए तो अब मैं हम आगे बात करें इसके अंदर, तो हम यहाँ पे जो भी आईसीआई का जो हमारा मॉड्यूल है या आईसीआई के जो हिसाब से हमारा मॉड्यूल है उसमें यही कहा गया है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स को यूज़ करना है। ओके, एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स को यूज़ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं लगाना है। तो हम किसको यूज़ करेंगे यहाँ पे? जर्नल रिजर्व को यूज़ करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे साहब? जर्नल रिजर्व को यूज़ करेंगे। अब कोई कह दे साहब ये कहाँ लिखा है कि सेक्शन 133 वाली कंपनी, दूसरी भी तो हो सकती है। तो अल्टरनेटिव अप्रोच ये भी हो सकता है कि आपको इसको नॉन सेक्शन 133 वाली कंपनी मान लें। तो इसके लिए आप एक सूटेबल नोट लगाएं, उसके बाद में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है यहाँ पे? जनरल रिजर्व आपके पास में, ओ माय गॉड, 1,50,00,000 का जनरल रिजर्व है, भरपूर जनरल रिजर्व है आपके पास में। डिवेंचर्स हैं आपके पास में, उसके बाद में करंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हैं, एसेट्स में ये टोटल मिला के आपका कितना होता है? टोटल मिला के ये आपका 5,41,000 है। एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये भी आपका टोटल ये हो जाता है आपका टोटल आपका ये एसेट्स है। 1 अप्रैल 2008 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर रहे हैं द फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम। अच्छा, किस प्रीमियम पे हो रहा है भैया? एट ए प्रीमियम ऑफ 4% ऑन 1 May 2008 एंड फॉर द पर्पज 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर टू बी इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यार अपने पास में कितने शेयर्स है जिसका रिडेम्पशन होना है? अपने पास में 1,80,000 शेयर्स है जिसका रिडेम्पशन होना है। 1,80,000 की मैं बात करता हूँ तो ये वर्किंग नोट भी बन सकता है आपका कि आपको रिक्वायर्ड कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिएगा, कैपिटल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास में? कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपके पास में कितना है? दैट इज़ आपके पास में 1,80,000 शेयर्स थे। आपके पास में कितने थे बेटा? 1,80,000 शेयर्स थे, और 1,80,000 कितने का है आपका? 100 रुपीज़ का है। तो इट कम्स आपको कितना चाहिएगा? 1,80,00,000 रुपये कैपिटल के रिक्वायरमेंट चाहिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? 6 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब क्या हो गया? 6 लाख शेयर्स आप फ्रेश इशू कितना कर रहे हैं आप? फ्रेश इशू कर रहे हैं आप, हाँ जी, फ्रेश इशू कितना कर रहे हैं आप? फ्रेश इशू कर रहे हैं आप यहाँ पे 6 लाख शेयर्स। तो बेटा 6 लाख शेयर्स है और 10 रुपीज़ एक है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा? 60 लाख। कितना लिख दूंगा यहाँ पे? 60 लाख। हाँ 60 लाख लिखेंगे ना, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो ये 60 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा? हाँ जी, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी अपने पास में कितनी थी? कैपिटल रिक्वायरमेंट थी आपको 1,80,00,000 का, क्योंकि आपको ध्यान रहे जो शेयर्स आपके कॉल से नहीं ले रहे हैं, जिस पे पैसा अभी तक नहीं आया है, उसको हम अभी रिडीम नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस कितना बचा? बैलेंस अमाउंट कितना बचा साहब? बैलेंस अमाउंट बचा है 180 में से कितना चला गया? 60 चला गया, तो पीछे लगा 1,20,00,000। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये कहाँ से लेंगे? ये फ्री रिजर्व में से लेंगे। ये कहाँ से लेंगे? अपन फ्री रिजर्व में से लेंगे। समझ में आ रही है बात? ये अपन फ्री रिजर्व में से लेंगे। फ्री रिजर्व कौन सा है हमारे पास में यहाँ पे? जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है यहाँ पे? फ्री रिजर्व आपके पास में जनरल रिजर्व। समझ में आ गई बात? अच्छा, जनरल रिजर्व से पैसा लेना है, इसका मतलब हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा? हमको इसका बनाना पड़ेगा CRR बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आती है चीज़? चलिए
इसके साथ साथ हमें प्रीमियम की भी रिक्वायरमेंट है। हमें प्रीमियम की कितनी रिक्वायरमेंट है? प्रीमियम की रिक्वायरमेंट है देखिए 4% प्रीमियम है। कितना परसेंट प्रीमियम है? 4% प्रीमियम है। तो 1 करोड़ 80 लाख का 4%, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 करोड़ 80 लाख का कितना परसेंट? 4%। तो ये कितना होता है बच्चा? ये होता है आपका 7,20,000। कितना होता है ये? 7,20,000। तो प्रीमियम इज 7,20,000। तो आपको ये पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा? दिस इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व। दिस इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व लेना पड़ेगा अपने को। क्लियर? तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व लेंगे तो कहाँ से लेंगे बाबू? जीआर से लेंगे। कहाँ से लेंगे? जीआर से लेंगे। तो जीआर से कितना पैसा लेंगे? एक तो लेंगे 1,20,000, तो दूसरा कितना लेंगे आप? 7,20,000। दूसरा कितना लेंगे? 7,20,000, क्योंकि आपके पास में फ्री रिजर्व के नाम पे एक ही बला है। फ्री रिजर्व के नाम पे आपके पास में क्या है? एक ही बला है। एक ही बला है आपके पास में फ्री रिजर्व के नाम से। तो जो भी फ्री रिजर्व से पैसा लेना है वो आपको कहाँ से लेना है? जनरल रिजर्व से लेना है। समझ में आता है जी? चलिए, उसके बाद में क्या बोलते हैं? 3,000 equity shares owned by Mohan, an existing shareholder who has failed to pay the allotment money and the first call money at ₹3 and ₹2.5 per share respectively. Equity shares are to be forfeited. अब इसमें क्या बोला गया? इसमें किसी के पास में कितने शेयर्स हैं? मोहन के पास में 3,000 शेयर्स हैं। अच्छा, 3,000 शेयर्स के बदले में उसने कितना कितना पैसा नहीं दिया? उसने एक तो पैसा नहीं दिया उसने, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी का नहीं दिया है और 2 रुपया 50 पैसा आपका फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। तो कुल मिला के 5.5 पैसा इसने नहीं दिया, 16,500 रुपया इसने नहीं दिया है और उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। उसके शेयर्स को क्या कर लिया है? फॉरफिटेड कर लिया है। अच्छा, मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स पे आप मुझे एक चीज़ बताइए, इक्विटी शेयर्स पे कुल कितना पैसा मांगा गया था? इक्विटी शेयर्स पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 रुपीज़ पेड अप है ना यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स पे देखते हैं तो कितना पैसा मांगा गया है? यहाँ पे 8 रुपीज़ पेड अप मांगा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन भाई साहब के पास में कितने शेयर्स थे? 3,000 शेयर्स थे। 3,000 शेयर्स में मैंने कितना पैसा मांग लिया था? मैंने अगर मैं बात कहता हूँ 3,000 शेयर्स थे, मेरे पास में 3,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या करता हूँ 8 करता हूँ, तो 24,000 रुपीज़ मांग लिया गया था। कितना मांग लिया गया था? 24,000 रुपीज़ मांग लिया गया था। तो 24,000 में से मैं कितना लेस कर दूंगा? 24,000 में से मैं 16,500 लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो? मेरे पास में रिसीव कितना हो गया? क्योंकि ये पैसा 16,500 तो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। 16,500 तो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। आपने टोटल इतना पैसा मांगा था, उसमें से इतना पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव कितना हो गया आपके पास में? 7,500 रुपीज़ आपको रिसीव हो गया। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज़ टू बी मेड ऑन 7 जुलाई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ, बेटा आपके पास में कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर्स थे। 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, उसमें से आपने कितने शेयर्स फॉरफिटेड कर लिए? यहाँ पे 3,000 शेयर्स आपने फॉरफिटेड कर लिए। 3,000 शेयर्स आपने कब फॉरफिटेड कर लिए? 31 मई को फॉरफिटेड कर लिए। कब फॉरफिटेड कर लिए? 31 मई को। 31 मई को फॉरफिटेड करने के बाद में आपने क्या किया? 7 जुलाई को आपने क्या किया? 7 जुलाई को फाइनल कॉल किया है। तो फाइनल कॉल फिर इन 3,000 शेयर्स पे नहीं किया जाएगा। फाइनल कॉल इन 3,000 शेयर्स पे नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे किया जाएगा? 9,97,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल किया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, all the above are duly complied with according to the schedule. The amount due on the issue of the fresh issue and on final call also duly received. सारा कुछ रिसीव हो गया except Sohan, who had failed to pay the first call for his 1,400 equity shares against had again failed to pay the final call. तो इसका मतलब क्या हो गया? इन 1,400 शेयर्स पे कौन कौन सा कॉल नहीं मिला? इन 1,400 शेयर्स पे कह रहा है कि फर्स्ट कॉल नहीं मिला था साहब, फर्स्ट कॉल नहीं मिला था। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने का था साहब? फर्स्ट कॉल था 2.5 रुपीज़ का। हमने देखा था ना फर्स्ट कॉल कितने का था? 2.5 रुपीज़ का। ओके साहब, एक तो 2.5 रुपीज़ नहीं मिला, और कौन सा नहीं मिला? और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है, ये भी पैसा आपको नहीं मिला है। ये कितने का है साहब? ये 2 रुपीज़ का। ये कितने का? यानी कुल मिला के 4.5 रुपीज़ आपको नहीं मिला है। 4.5 रुपीज़ इन पे नहीं मिला है। दीज शेयर्स ऑल्सो बीन फॉरफिटेड। ये कर लिया गया, फॉरफिटेड कर लिया गया। फाइन। तो चलिए, सबसे पहले इसमें कॉमन एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? आपने जो नए शेयर इशू किए, कितने? 6 लाख शेयर इशू किया था ना आपने। जो आपने 6 लाख शेयर इशू किए थे उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री करते हैं तो क्या आता है आपके पास में? उसकी एंट्री करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। ये बैंक अकाउंट डेबिट कितने का होगा आपके पास में? 6 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया था। कितने पे इशू किया था बेटा आपने वो किया था? नए शेयर्स आपने इशू किए थे 5% प्रीमियम पे।
तो 6 लाख का 5% कितना होता है, दैट इज़ 60 लाख का 5% कितना होता है, 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय द 10 कितना होता है, 60 लाख होता है, उसको हमने अच्छा तो इसका 5% कितना होता है 3 लाख रुपीज़। तो टोटल कितना पैसा आ गया होगा आपके पास में, टोटल पैसा आ गया होगा आपके पास में 63 लाख रुपीज़। कितना आ गया आपके पास में 63 लाख रुपीज़। तो ये नए शेयर्स इशू करने की आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे समझ ली। ओके, उसके बाद में हमें क्या बनाना था, CRR बनाना था। कितने का CRR बनाएंगे अपन, 1 करोड़ 20 लाख का CRR बनाएंगे। तो कहाँ से लेंगे पैसा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो ये पैसा हमने क्रिएट कर दिया, बेइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएटेड। समझ में आती बात। अच्छा, उसके बाद में क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था करनी थी। किसकी व्यवस्था करनी थी आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था करनी थी। कितनी व्यवस्था करनी थी भैया सिक्योरिटी प्रीमियम की, दैट इज़ 7,20,000। कितनी व्यवस्था करनी थी आपको, 7,20,000 की। तो एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ये एंट्री है आपकी, ये एंट्री है आपकी। समझ में आ गई बात साहब। तो कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज़ 7,20,000, और ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास में 7,20,000, और ये आपकी एंट्री हो गई। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, पेमेंट ड्यू करेंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट कितना करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज़ यस, कितना था आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ से यहाँ पे ड्यू करेंगे। उसका हमें कितना करना है, प्रीमियम देना जो है 7,20,000 का प्रीमियम, और टोटल हमको इतना पेमेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड द 1 करोड़ 87 लाख 20,000, 1 करोड़ 87 लाख 20,000 की टोटल हमको पेमेंट करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीमियम अमाउंट ड्यू। अब उसका अमाउंट हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो उसका अमाउंट पे करने की जो एंट्री आती है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारा अमाउंट ड्यू करने का एंट्री था उससे पहले, और ये हमारा अमाउंट पे करने का एंट्री था। ये समझ में आ गया। चलिए, ये करने के बाद में एक भाई साहब के हमारे कौन से शेयर्स थे, वो 3,000 शेयर्स थे ना, 3,000 शेयर्स। कौन से शेयर्स थे भैया, ये जो 3,000 शेयर्स थे इसको फॉरफिटेड करना है। इसको क्या करना है, 3,000 शेयर्स को फॉरफिटेड करना है। तो कितना पैसा मांग लिया गया था इस पर, 8 रुपये की दर से पैसा मांग लिया गया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 इंटू 8, 3,000 इंटू 8 कितना होता है, 24,000 रुपया होता है। चलिए, उसके बाद में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला था, आई थिंक कितना नहीं मिला था यहाँ पे इसमें। तो अगर मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करता हूँ तो 3 रुपया नहीं मिला था। तो दैट इज़ 3 इंटू 3 यानी 900 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ नहीं मिला था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा आपके पास में, 9,000 हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला था, वो हो जाएगा आपके पास में 7,500। बाकी पैसा मिल गया था, वो हम शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर देते हैं टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है साहब ये चीज़ आपको। चलिए, इस तरह से आपका नरेशन हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं साहब, अब आप फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं। फाइनल कॉल किसकी, इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं बेटा। इक्विटी शेयर्स पे आप फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, दैट इज़ कॉल्ड, आप क्या कर रहे हैं, 10 लाख नहीं शेयर्स हैं, 10 लाख शेयर्स में तो 3,000 तो आपने फॉरफिटेड कर लिया। तो 9,97,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट कम्स आपका, ये आप क्या कर रहे हैं, ये 19,94,000 रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं बेटा, ड्यू कर रहे हैं, 19,94,000 ड्यू कर रहे हैं। अब पैसा बाकी का आपको रिसीव हो ही रहा है, तो पैसा आपको ये रिसीव हो गया। लेकिन कौन सा रिसीव नहीं, अच्छा इसमें कुछ पैसा आपको कॉल्स इन एडवांस में मिला हुआ है, कुछ पैसा आपको क्या मिला हुआ है, कॉल्स इन एडवांस में मिला हुआ है। तो देखिए क्या एंट्री होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, हाँ जी बैंक, यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, एक एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा, यस हम यहाँ पे एक लाइन को इंसर्ट करेंगे एंड बैंक अकाउंट डेबिट की बात करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चलिए तो क्या एंट्री कर दी मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाँ जी आइए। तो क्या एंट्री करी हमने यहाँ पे, ये एंट्री हमने करी बेटा यहाँ पे, इन दोनों को हमने ऐड किया और इन दोनों को ऐड करते हमने यहाँ पे कितना आ गया 1,99,000, 19,91,200, 19,91,200। तो एंट्री आपको समझ में आई होगी। बैंक अकाउंट डेबिट इतना पैसा आपको रिसीव हो गया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अच्छा, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखिए कैसे आया ये, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया, कैसे आया। तो टोटल पैसा ड्यू कितना था आपके पास में, टोटल पैसा ड्यू था आपके पास में दैट इज़ 19,94,000। ओके, उसमें से कॉल्स इन एडवांस को लेस करेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को लेस करेंगे, क्योंकि ये पैसा तो आ रखा है, ये पैसा तो आ रखा है, तो अब तो पैसा आएगा नहीं आपके पास में। तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस करते हैं।
कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे लेस करेंगे, और ये कॉल्स इन एडवांस कितना था आपके पास में 10,000 था, तो 10,000 को हम यहाँ से लेस करेंगे। और कॉल्स इन एरियर भी है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर भी है। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया था, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया था? तो लास्ट वाला कॉल था कितने पे नहीं आया था आपका? 1400 शेयर्स पे नहीं आया। कितने पे नहीं आया आपका? 1400 शेयर्स पे नहीं आया। तो अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे तो कितना पैसा नहीं आया होगा? 1400 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1400 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये पैसा नहीं आया। तो कितना पैसा आ गया होगा आपके पास में? कितना पैसा आ गया होगा आपके पास में? इनको हम देखते हैं तो कितना आ गया, दैट इज़ 19,81,200। इतना पैसा आपके पास में आ गया। समझ में आ गई बात? इतना पैसा आपके पास में आ गया। तो 19,81,200 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 19,91,200। समझ में आती है बात? अच्छा, अब वो जो 1400 शेयर्स थे जिस पे कॉल्स इन एरियर है, इसने ये वाला कॉल भी नहीं चुकाया और इससे पहले वाला कॉल भी नहीं चुकाया था। तो यहाँ पे फाइनल कॉल भी नहीं चुकाया उसने और फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी आपकी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400 इंटू 10, दैट इज कॉल्ड द 14,000। उसके बाद में क्या एंट्री होगी आपके पास में? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से नहीं चुकाया उसने भैया? 2.5 रुपीज़ से उसने नहीं चुकाया होगा। तो 1400 मल्टीप्लाइड बाई द 2.5, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2800, और जो पैसा उसने मिला हुआ है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, दैट इज 7,700। क्लियर है ये पॉइंट आपको? बीइंग 1400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आपकी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट होती है। इस तरह से आपकी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट होती है। इसमें भी हमने क्या देखा? इसमें भी हमने ये देखा कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन, यानी कि जो रिडेम्पशन के समय सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पेमेंट करना होता है वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ना करके हमने किससे किया? हमने जनरल रिजर्व से किया। समझ में आ गई साहब ये? चलिए अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेंगे बेटा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन।